अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी को। डिफरेंट टर्म्स में हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, जनरल भी हम देखेंगे, एंट्रोपी हम किसे कहते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 29 है हमारा बेसिक फिजिक्स पर। हेडिंग है आउटलाइंस हमारे लेक्चर्स की। एंट्रोपी डेफिनेशंस देखेंगे, उसका फार्मूला, एक्सप्लेनेशन, हीट डेथ, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस, रेफरेंस बुक्स, ये हम आज के लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, एंट्रोपी को देखते हैं। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई बेतरतीबी होती है, कोई भी डिसऑर्डरनेस होती है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। इसको सेकंड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो ये डिसऑर्डरनेस किसी सिस्टम में कब होती है कि कोई भी अगर चीज़ सीक्वेंस से है वो जो है अनसीक्वेंस यानी कि अनबैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस्ड अगर है तो अनबैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो उसमें चेंजेस आ जाएं, या तो अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे पास है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाए। इस तरह से जो सिस्टम में चेंजेस आती हैं, डिसऑर्डरनेस, उसको हम कहते हैं। और उसकी मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। सेकेंड इसकी डेफिनेशन हम देखें क्या लिखा है। अनअवेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, कि अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं है किसी भी सिस्टम में, अनअवेबिलिटी है, कोई एनर्जी सिस्टम को नहीं मिल रही, हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे, और उसको भी हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। और एंट्रोपी को हम स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। अब स्टेट वेरिएबल हम क्यों कहते हैं, ये वर्ड है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल इस तरह से कहते हैं कि ये स्टेट को चेंज कर देती है, यानी कि अगर आपके पास कोई सिस्टम बैलेंस था ना, अब उसने अनबैलेंस्ड कर दिया तो उसकी स्टेट चेंज होगी। पहले वो बैलेंस था ओरिजिनल शेप में, अब वो अनबैलेंस्ड हो गया, उसकी स्टेट चेंज होगी। इसलिए हम इसको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं कि इसकी स्टेट पहले कुछ और थी, बाद में डिसऑर्डरनेस के बाद इसकी जो है वो स्टेट जो है वो चेंज होगी। अब वो स्टेट वेरिएबल्स में किस तरह से स्टेट चेंज हो सकती है, लाइक प्रेशर, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है सिस्टम की। ये इन चीज़ों में से कोई भी चेंज हो, ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी सिस्टम की, जो आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है। तो फिर उसमें हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी है उसमें। इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया कि उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि वो सिस्टम जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में बैक चला जाता है, कि वो चेंज हो सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आया, सम चेंजेस के बाद, आफ्टर सम चेंजेस के बाद वो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाए, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग विच इट एब्जॉर्ब्स क्वांटिटी ऑफ अ हीट, ठीक है। ऐसा अगर कोई सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वो सिस्टम, डेल्टा क्यू हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, और किसी एक ख़ास एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, या आप कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, उसकी एंट्रोपी भी जो है वो कांस्टेंट रह सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जितने भी होंगे जो चेंज नहीं हो सकते, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते, उन सब की एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगी। लेकिन जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है वो भी 100% जो है वो परफेक्ट नहीं होते, इसलिए उसमें भी एंट्रोपी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होती है। लेकिन हम वैसे कह सकते हैं अगर परफेक्ट हमारे पास कोई सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होगी। देन द चेंज इन एंट्रोपी एज, अब हम चेंज इन एंट्रोपी को किस तरह से लिख सकते हैं। असल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो कंडीशन सर्कमस्टांसेस के लिहाज से वो इसको एक्सप्लेन करता है थिंग्स को, उसमें भी हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो हमारे पास एंट्रोपी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
जो है वो चेंज इन एंट्रोपी के बारे में हमें बताता है, यानी कि क्वांटिटेटिव अगर उससे हमें लिखना हो तो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी में जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं अगर कोई सिस्टम हीट, अगर ये आपके पास हॉट रिजर्वायर, लेट्स सपोज HTR, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर, इसको HTR से भी लिख सकते हैं, HR। ठीक है, यहाँ से अब कोई सिस्टम है वो हीट क्यू गेन करता है, या हॉट रिजर्वायर से जो है वो हीट फ्लो होके कोल्ड रिजर्वायर की तरफ आएगी अगर दो को अटैच किया जाए, या आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है, इसमें आप कायदा लिख भी सकते हैं हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ से हीट क्यू लेगा, इसने क्या किया, एब्जॉर्ब की एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अगर इसका टेम्परेचर T1 है, हम कहते हैं इसका टेम्परेचर T2 है, तो किसका टेम्परेचर ग्रेटर है इस सिस्टम में, T1 इज़ ग्रेटर देन, ये वाला T2 है। ठीक है, T2, इसने यहाँ से कुछ हीट एनर्जी ली और इसने एब्जॉर्ब की, तो अब चेंज जो सिस्टम में आएगी हीट एनर्जी के लिहाज से एट कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। यानी कि ये डेल्टा जो है ये चेंज इन एंट्रोपी को शो करता है, जस्ट एस लिखेंगे तो वो एंट्रोपी को शो। अब चेंज अगर आप देख रहे हैं किसी सिस्टम में तो वो आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, ये चेंज इन एंट्रोपी लिख लें। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एट टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है कि कोई सिस्टम जो है वो ये चेंज इन हीट एनर्जी, यानी कि पहले अगर इसके पास Q1 है, इस सिस्टम के पास यहाँ पे Q2 है, तो ये जो सेंटर में आएगी इसको डेल्टा Q से आप शो कर सकते हैं जो चेंज आ रही है, तो डेल्टा Q किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2, ये चेंज इन हीट एनर्जी, दो रिजर्वायर लिए हैं, दोनों में हीट एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, एक से दूसरे की तरफ फ्लो कर रही है, तो चेंज इन हीट एनर्जी को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 ओवर T। तो ये इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला एंट्रोपी का। अभी जैसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, तो वहीं से आप इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट्स आप देखें, आपके पास S है, डेल्टा S चेंज इन S एंट्रोपी विच इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। अब ये Q आपके पास हीट एनर्जी है, यानी कि ये किसके इक्वल आ रही है, Q1 माइनस Q2। और सेकंड आप इसको, जो लास्ट टाइम मैंने आपको हीट इंजन जो है वो पढ़ाया था, उसमें भी हमने लिखा था कि Q1 ओवर Q2 विच इज़ इक्वल टू वर्क डन, यानी कि ये हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में जब एनर्जी जाएगी सिंक में, तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी जो हमारे पास रियल लाइफ में होती है। ठीक है, डायरेक्ट एक से दूसरे में जो है हमारे पास वो नहीं जा सकती, डायरेक्ट हॉट रिजर्वायर से वर्क डन में चेंज नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो है वो सिंक में जाता है, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर में यहाँ पे W वर्क डन होगा। वो जो वर्क डन करेगी वो किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस Q2 के। ठीक है, तो इसलिए ये हीट है, एनर्जी की एक फॉर्म है वैसे भी। ठीक है, और वर्क डन भी है, वर्क का यूनिट्स भी आपको पता है क्या होता है, जॉल। तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे जॉल, और टेम्परेचर के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, केल्विन, जॉल पर केल्विन। ये केल्विन को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जॉल, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इस तरह से आप एंट्रोपी के जो है वो यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जॉल पर केल्विन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है। चेंज इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। कहते हैं जो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास होगी वो पॉजिटिव लेंगे हम जब
किसी सिस्टम के अंदर हीट जो है वो ऐड हो रही हो, इसका मतलब हीट ऐड हो रही है तो उस सिस्टम में इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जब भी बेतरतीबी आएगी सिस्टम में, अगर जनरल एग्जांपल इसकी मैं आपको एक दूं, यहाँ पे ये देखें, एक सिस्टम है ये आपके पास, इसमें अगर गैस के मालिक्यूल्स हैं या कोई भी आपने जनरल एग्जांपल ले लें, कोई भी चीज़ आपने इसमें प्लेस की हुई है इन सीक्वेंस, यहाँ पर 1 पोजीशन है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5, 7, अब ये आपके पास 4 तक, ठीक है, 4 मालिक्यूल्स हैं, तो आपने इस सिस्टम में उनको प्लेस करना है, ये फर्स्ट की पोजीशन, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इन फोर्थ पोजीशन पे आप इन चारों को रख देते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, मालिक्यूल्स है, एटम्स है, ठीक है। अगर आपको यही सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करें, इस सिस्टम में हीट ऐड कर दें, ठीक है, हीट प्रोवाइड करें, तो ये क्या होंगे, ये जो आपने सीक्वेंस से रखे हैं चारों एटम्स मालिक्यूल्स, ये क्या होंगे, 1 की पोजीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है, 4 की पोजीशन यहाँ पर आ गई, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 3 यहाँ पर, तो इस तरह से वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने 3 का है, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे 3 लाइंस में इस तरह से, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, कोई इस तरह से वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, डिसऑर्डरनेस हो जाएगी उसमें, सिस्टम में जो पहले से सीक्वेंस था वो नहीं रहेगा जब आप हीट सिस्टम में ऐड करेंगे, यानी कि वो इंट्रॉपी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए हम वो पॉजिटिव लेंगे, यानी कि वो इंक्रीज़ कर रही है, ज़्यादा हो रही है। सेकेंड, चेंज इन एंट्रोपी इज टेकन एज नेगेटिव, हम नेगेटिव लेंगे व्हेन हीट इज़ रिजेक्टेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, जब हम इस सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करें। अब इस सिस्टम से हीट को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल ली थी, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक सिलेंडर में होगा, ठीक है, जिसमें गैस होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके ऊपर पिस्टन होगा। अब उस सिस्टम से आप हीट को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब आप उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो वहाँ से हीट जो है वो रिलीज़ करेगी और सिस्टम में इट मीन्स इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, और फिर वो सिस्टम पहले वाली अपनी इनिशियल स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे कब होगा इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सीन, जब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो सिस्टम जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए वो दोबारा बैक में उस फॉर्म में नहीं आता। जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ऐसे, जिसमें हम उसको इनिशियल स्टेट में वापस लेके आ सकते हैं। तब ये सिस्टम में क्या होगा, इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज़ कर जाएगी जब आप के सिस्टम में से हीट जो है वो रिजेक्ट होगी या फिर रिमूव होगी। सपोज, अब हम सपोज करते हैं, सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लोज फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर Ti रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर T2, ये T1 है, ठीक है, Ti की जगह यहाँ पे T1, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का जो रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो T2 है, हीट फ्लो क्यों कर रही है, ठीक है। इसी तरह से आप ले लें, ये आपके पास हाई टेम्परेचर का है, ये लो टेम्परेचर, यहाँ से जो है T1 इसका टेम्परेचर है, यहाँ पे T2, यहाँ से हीट फ्लो कर रही है T2 की तरफ, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 डिक्रीज्ड बिकॉज इट लॉसेस द हीट। अब यहाँ पे क्या होगी, इंट्रॉपी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि यहाँ से हीट फ्लो कर रही है लो की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रॉपी डिक्रीज़ कर जाएगी बिकॉज इट लॉसेस द हीट, क्योंकि वो हीट को लॉस कर रही है, दूसरी की तरफ फ्लो करवा रही है, मूव करवा रही है, रिजेक्ट कर रही है, यानी कि अपने सिस्टम से हॉट रिजर्वायर से हीट को रिजेक्ट कर रही है, इसलिए उस सिस्टम की इंट्रॉपी जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो इंट्रॉपी इज़ डिक्रीज्ड बाय अमाउंट। अब इंट्रॉपी किस तरह से डिक्रीज़ करेगी, Q ओवर T1, T1 के लिहाज से चेंज हो रही है तो Q ओवर T1 आ जाएगा आपके पास। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 इंक्रीज बिकॉज इट गेन्स हीट, सो एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड बाय Q ओवर T2, ठीक है। अगर हम ये जो हीट है, एनर्जी चेंज इन हीट एनर्जी से हम शो कर रहे हैं, तो इसको Q से भी सिंपल लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये हॉट रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर, अगर आप सेपरेटली इनका मेंशन नहीं कर रहे कि हीट Q1 या Q2 है, तो जस्ट आप यहाँ पे लिख लें कुछ वर्क डन होगा W,
अगर वर्क डन को नहीं शो करे, जस्ट ये क्यू से आप रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं, तो ये हाई टेम्परेचर से लो की तरफ आ रहा है। टेम्परेचर इसका T1 है और इसका T2 है, लेकिन हीट जो है वो क्यू जो है वो चेंज हो रही है इसमें। फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 इंक्रीज। ये टेम्परेचर T2 है, इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे पास ये जो इसका फ्लो है ये हाई से लो की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि यहाँ से हीट जो है वो मूव कर रही है, फ्लो कर रही है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी T1 की और T2 में इंक्रीज कर जाएगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। और सेकंड आप कह सकते हैं इसमें इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी और T2 में इंक्रीज कर जाएगी। और सेकंड फॉर्म में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि S इज इक्वल टू Q ओवर T है आपके पास फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाएगा Q ओवर T2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट के लिए T1, अगर T2 आप लें तो Q ओवर T2 ग्रेटर इस Q ओवर T1 से। अब Q ओवर T2 ग्रेटर होगी क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो ऐड हो रही है और यहाँ से हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, इसलिए इसकी डिक्रीज कर जाएगी। हैंस नेट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q ओवर T2 माइनस Q ओवर, नेट एंट्रोपी जहाँ पे ज़्यादा होगी उसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल वाली, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम जितने भी प्रोसेस पढ़ते हैं, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 इज़ पॉजिटिव। तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी, नेट एंट्रोपी, वो पॉजिटिव होगी, यानी कि वो अगर आप चेंज निकालेंगे तो वो कांस्टेंट चेंज आएगी दोनों में, क्योंकि डिफरेंस आ गया ना, तो वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी ज़्यादा। तो ये आपके पास है एंट्रोपी का टॉपिक। नेक्स्ट ये हमारे पास उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, in all natural processes the entropy of the system will either increase or remains constant, it will never decrease। कि जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कुदरती तौर पर जो भी प्रोसेस होते हैं, उनकी या तो इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है या फिर उनकी इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि खुद ब खुद सारे से अमल होते हैं जो भी नेचर तौर पे, ठीक है, नेचरली उनकी डिसऑर्डरनेस में चेंज जो होती है वो इंक्रीज़ ही होती है या फिर कांस्टेंट जैसी है वैसी ही रहती है, डिक्रीज़ नहीं करती। ये ऐसा MCQs भी मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास तमाम नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनकी इंट्रोपी के इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है या कांस्टेंट रहती है, ठीक है। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी, ठीक है। जो इसकी इक्वेशन है, जो फार्मूला है इंट्रोपी का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव यानी कि मैथमेटिकली फॉर्म भी कह सकते हैं इसको हम, कि जो चेंज इन एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम देन डिसऑर्डर इंक्रीजेज सो दैट विल बी इंक्रीज इन एंट्रोपी। कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जिसमें हीट एक सिस्टम से दूसरे में फ़्लो करती है, उन सब में हमेशा जो है डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से उस सिस्टम की इंट्रोपी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इंक्रीज इन इंट्रोपी मीन्स द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इसका यह मतलब होता है कुछ चीज़ का कम हो जाना, ठीक है। डी एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था पहले कि वो एक्सीलरेशन डिक्रीज़ हो रहा था, इसी तरह से एनर्जी में डिक्रीज़ आती है, कम हो जाना किसी चीज़ का। इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन ये है कि अगर उसकी हीट एनर्जी है तो वो कम हो रही है बाद में, तो इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प हीट डेथ व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रीच एट मैक्सिमम वैल्यू। कि जब हमारी कायनात की में जो है इंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम उसकी वैल्यू हो जाए, कि हर चीज़ सैटनेस इस तरह से हो जाए, एवरीथिंग विल बी एट सम टेम्परेचर, हर चीज़ का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो, एंड देयर विल बी नो वे टू कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क। और फिर इस तरह से कोई भी तरीका ना हो कि हम
जो हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसको हम किसी काम में यूज़ कर सकें, एंड इट कॉल्ड हीट डेथ। तो यहाँ पे जो है वो हीट डेथ होगी, यानी कि हीट की डेथ हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा इस तरह से होगा। अब तो क्या है, जो भी हीट एनर्जी है उसको हम एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज करके उससे हम अपना वर्क चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखें गैस है, गैस में से वहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं, कुकिंग करते हैं, ये वो। अगर हीट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें टम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए हर जगह पे, तो उसको फिर हम दूसरे वर्क में वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप देखें, जब गाना खासा कहीं पे आग लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, टम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हीट की वजह से। तो कोई भी फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उस हीट को जो मिल रही है उसको हम किसी काम के लिए यूज़ कर सकें, किसी वर्क में हम उसको कन्वर्ट कर सकें। फिर वहाँ पे क्या होता है, हीट की डेथ उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज इंट्रोपी क्राइसिस। जैसे जैसे इंट्रोपी की जो है क्राइसिस बढ़ते जाते हैं, वजूहात उसकी रीजंस के बहुत ज़्यादा उसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं सिस्टम्स में, यूनिवर्स में, ठीक है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल्स में भी आती हैं, इन्वायरमेंट में भी आती हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में, अब इस तरह इसमें किस तरह से आ सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द आइडिया टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ वी मस्ट डील विद दिस क्राइसिस। सेकंड लॉ जो है, अब फर्स्ट लॉ ने तो जस्ट बता दिया ना कि हीट जो है वो इक्वल होती है, उसको हम वर्क डन में चेंज करते हैं और कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लेकिन सेकंड लॉ उसकी डायरेक्शन बताता है कि ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो कब होगा और किस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा, ठीक है, एंट्रोपी में चेंज को बताता है। तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। पॉल्यूशन में चेंज आ सकती है, ठीक है, प्रेशर में चेंज आ सकती है, टेम्परेचर में चेंज आ सकती है, ठीक है। टेम्परेचर में किस तरह से चेंज आ सकती है, अगर रेन आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बारिश हो जाए तो थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, थोड़ी सी कोल्डनेस हो जाती है। इस तरह से इन्वायरमेंट में चेंज आती है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस में भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो from a human point of view, the environmental crisis result from our attempts to make a nature as per our own desire। कि ये जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस असल में जो इंसान हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से हो जाए हमारी डिज़ायर के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम कहते थोड़ी सी सर्दी हो जाए, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हम कहते थोड़ी सी गर्मी हो जाए। तो इसके हमारी ये जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये हमारे ही सोच का या पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो नतीजा होते हैं। फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फिजिकली हम जनरली देखें तो इट इज़ इंट्रोपी और डिसऑर्डर क्राइसिस, कि ये इंट्रोपी होती है एक्चुअली में, जो चेंज आ रही होती है, डिसऑर्डरनेस आ रही होती है एक सीक्वेंस में, तो उसको हम डिसऑर्डर क्राइसिस भी कह सकते हैं। द एनर्जी प्रोसेस विच वी यूज़ इन डेली लाइफ इज़ नॉट विच वी यूज़ इन डेली लाइफ इज़ नॉट सो एफिशिएंट। जितने भी एनर्जीज के प्रोसेस हैं हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हमारी लॉस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है हीट की फॉर्म में टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस अगर होते हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस के लिहाज से, तो हीट जो है वो हमारी ज़्यादातर लॉस्ट हो रही है। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं एज इंट्रोपी क्राइसिस। जैसे इंट्रोपी में क्राइसिस आते हैं वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में भी आते हैं। नेक्स्ट फर्दर इसको हम देखते हैं क्राइसिस को। Although we can improve the efficiency but within a certain limit, according to the second law of thermodynamics. Thermal pollution is increasing gradually, which terms increase the entropy, which is greater concern. अब ये देखें कि हम एफिशिएंसी किसी भी चीज इंजन की जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। जैसे कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है कि इसमें जो है रियल हमारे पास जो इंजन है वो किस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है, और जो परफेक्ट इंजन होता है वो किस तरह से होना चाहिए, वर्क करता है, कितनी उसकी एफिशिएंसी हो, कि वो हम एक्सटर्नल वर्क, दो स्टेटमेंट्स डिफरेंट्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करते हैं। कैल्विन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जब हीट रिजेक्ट करता है कोई हॉट रिजर्वायर तो वो कुछ वर्क करता है और कुछ जो है वो सिंक में हीट जो है वो रिजेक्ट करता है। तो इसी तरह से थर्मल पोल्यूशन जो है
वो थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन का आपको पता है, आबादी किसी भी चीज़ की जो ज्यादा वहाँ पे होगी उसको हम पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मल पोल्यूशन यानी कि जो टेम्परेचर के लिहाज से पोल्यूशन होती है, यानी कि आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें गैस है, उसके में गैस के मालिक्यूल्स हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो टेम्परेचर की वजह से उसकी पोल्यूशन जो है वो, थर्मल पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, कि टेम्परेचर अगर हीट कोई प्रोवाइड आप कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इंट्रोपी क्या होती है वो भी इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि इंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस है। तो सिस्टम में जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोपी भी, डिसऑर्डरनेस भी सिस्टम की इंक्रीज करती जाती है। In addition to thermal pollution is neither most energy transformation process such as heat engines used for transportation and for power generation cause heat pollution। कि अब देखें इसके लिए ये थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस में हो, बल्कि हीट इंजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इंजन्स जो हैं वो गाड़ियों में यूज़ होते हैं, ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस करते हैं टायर्स को, वो फ्रिक्शन के फोर्स के साथ करके वो फिर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टायर्स को घुमाने में, चलने के लिए, रनिंग के लिए वो जो है उसको एनर्जी परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो रनिंग करता है। इस तरह से पेट्रोल बर्न होता है इंजन के अंदर, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हीट पोल्यूशन की वजह बनती है। थर्मल पोल्यूशन इज एन अनकम्फर्टेबल रिजल्ट ऑफ सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के जो है वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग है जी, ये जो हमारे पास थर्मल पोल्यूशन आती है। आज हमारे पास ये रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इस टॉपिक्स को देख लें, इंट्रॉपी को, ठीक है। टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, उससे आप, आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है कि इंट्रॉपी क्या है, एक्चुअली में इंट्रॉपी नेम है किसी भी मेजरमेंट का जो हम करते हैं, डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में जो आती है उसको हम मेजर करते हैं, तो वो हम उसको इंट्रॉपी कहते हैं। और इसका फार्मूला आपने देखा, ठीक है। और इसके यूनिट्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।